बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 21 टिल 26। ये हम लास्ट पोर्शन पहले कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास सवाल आता है साइनस टारसाई सिंड्रोम क्या होता है। साइनस टारसाई सिंड्रोम में पहले हमने बताना है जनाब, ये एक छोटी सी टनल होती है जो टेलर नेक पे प्रेजेंट है। अगर आसपास के स्ट्रक्चर्स के लिहाज से बताएं तो हमने कहा ये कैल्केनियस के इंटीरियो लेटरल पड़ी हुई है और टेलर जो लेटरल मेल्यूलस है उसके इंटीरियो इन्फीरियर है। कैल्केनियस के क्या है, इंटीरियो लेटरल है, और कैल्केनियस के लेटरल मेल्यूलस के क्या इंटीरियो इन्फीरियर है, और ये है का ये छोटी सी टनल है जो कि टेलर नेक पर प्रेजेंट होती है। इसे कहते हैं हमारे पास जो स्मॉल टनल है बड़ी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया ये जो साइनस टारसाई है, इसके ऊपर डेंसली पैक्ड सैनोवल टिश्यू लगा हुआ है जो बहुत जल्दी इन्फ्लेम्ड हो जाता है। अब एक एथलीट मेरे पास आता है, सिंड्रोम की बात करते हैं। एथलीट आता है, वो कहता है जनाब मेरी ना एंकल मुड़ी थी एक बार ना, और अब मुझे कहीं डिफ्यूज़ पेन है स्लाइटली थोड़ा सा नीचे करके और एंटीरियर टू द इंटीरोफिबुलर लिगामेंट ना। तो हमें समझ आ जाती अच्छा यार इसको साइनस टारसाई सिंड्रोम हो सकता है। और मज़ीद हम उससे पूछते हैं तो वो मुझे बताता है कि जनाब वो जब चलता है ना अनइवन ग्राउंड पे, या वो जंप करता है, हॉप जहाँ ऊपर जंप एक ही बात है, और उसके अलावा जंपिंग से जब वो लैंड करता है तब उसे दर्द होता है, और जब वो रनिंग ऑफ द लाइन करता है तब उसे दर्द होता है। तो ट्रीटमेंट क्या होगा इसका? ट्रीटमेंट हम कहते हैं यार मैनुअल थेरेपी करते हैं, और हम इसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन लगाते हैं साइनस टारसाई की जगह पे, साइनस में ही। उसके अलावा हम इसे रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम कराते हैं। 3 तरह का रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम है, उसके अंदर 3 चीज़ें कवर होंगी। एक तो हमारे पास प्रोप्रियोसेप्टिव, स्ट्रेंथ और बायोमैकेनिकल रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम कराते हैं ताकि उसकी चीज़ें करेक्ट हो जाए। तो 3 ट्रीटमेंट पॉइंट होंगे, मैनुअल थेरेपी, कॉर्टिकोस्टेरॉइड और रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम। 3 तरह के, प्रोप्रियोसेप्टिव, स्ट्रेंथनिंग और बायोमैकेनिकल। ठीक है, और उसके अलावा हमने सबसे पहले बता दिया ये है, और वो उस पर टिश्यू होता है, एथलीट क्या कहेगा और उसके सिम्टम्स क्या होंगे। ये सेकंड पार्ट इसका है डायरेक्ट एंकल जॉइंट की एग्जामिनेशन करो, फिजिकल एग्जामिन। तो आप क्या देखोगे? फिजिकल एग्जामिन करते हुए हम लोग 6 चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले आप उसे ऑब्जर्व करोगे, फिर आप उसे कहोगे चलो एक्टिव मूवमेंट करके जाओ, रेजिस्टेंट मूवमेंट करके देखो, फिर आप खुद पकड़ोगे उसे और उसके पैसिव मूवमेंट्स करोगे। पहले पेशेंट एक्टिवली करेगा, फिर आप पैसिवली करोगे, और फिर उसके बाद आप देखोगे ओके यार ये चीज़ें ठीक है। फिर आप स्ट्रेस टेस्ट अप्लाई करोगे, स्ट्रेस टेस्ट दोगे, दर्द आता है, फिर आप फंक्शनल टेस्ट करोगे, आप उसे कोई टास्क दोगे कि तुम ये करो, तो फंक्शनल टेस्ट, और फिर हम पेल्पेट करेंगे आसपास के, जब वो परफॉर्मेंस कर रहा हो या उसके बाद आप करो पेल्पेट करो, ओके यार ये चीज़ है। तो ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, आप देखते हो कहीं एसबीडी यानी कि स्वेलिंग, ब्रूजिंग और डिफॉर्मिटी तो नहीं। ठीक है, सब डॉक्टर हैं, ऑब्जर्व करते हुए सब लोग डॉक्टर बन जाते हैं। तो एस से क्या है, सबसे एस से स्वेलिंग है, बी से ब्रूजिंग है, डी से डिफॉर्मेशन है, अल्टरनेशन एंड वेट बेरिंग तो नहीं। एक्टिव रेजिस्टेंट मूवमेंट आप देखोगे, ठीक है, जो बंदा खुद कर पा रहा है उसकी रेंज ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, ठीक है, और कितनी क्वांटिटी की है, और उसका लोकेशन ऑफ पेन कहाँ आ रहा है। तो रेंज ऑफ मोशन करके दिखाई, क्वांटिटी ऑफ रेंज ऑफ मोशन देख ली, और लोकेशन ऑफ पेन देख लिया। पैसिव मूवमेंट में भी हम देखते हैं रेंज ऑफ मोशन, जो मेरे हाथ में आ गया मैं उसकी रेंज ऑफ मोशन देखूंगी, उसी की क्वांटिटी देखूंगी, उसी का लोकेशन ऑफ पेन देखूंगी। लेकिन क्या चीज़ नहीं हुआ है, मैं उसका एंड फील मुझे पता चलेगा। कैल्टन मोड में हम करते आ रहे हैं ना, पैसिवली करते हुए एंड फील पता चलती है। तो रेंज ऑफ मोशन, क्वांटिटी और लोकेशन ऑफ पेन के बाद एंड फील पता चलेगा। फिर अब मैं उसको स्ट्रेस टेस्ट अप्लाई करती हूँ। स्ट्रेस टेस्ट से मुझे पता चलता है उसके आसपास जो पड़े हुए लिगामेंट्स हैं उनकी क्या इंटेग्रिटी है, मतलब क्या कैपेसिटी है। दूसरा ये कि जो अमाउंट ऑफ रेंज मोशन और पेन है बड़ा, वो किस तरह से है बड़ा। तो इसमें भी रेंज ऑफ मोशन और पेन पता चल गया, रेंज ऑफ मोशन पेन है ना, यहाँ भी रेंज ऑफ मोशन पेन पता चल गया, उसके अब अमाउंट पता चल गई। फंक्शनल टेस्ट करूँगी जिसमें मैं एबिलिटी देखूँगी कि यार एंकल की एबिलिटी क्या है कोप करने के लिए डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करते हुए, जैसे वॉक करते हुए, रन करते हुए, चेंजिंग डायरेक्शन करते हुए, जंप हॉप करते हुए। तो एंकल के इन सब के दौरान क्या उसके वो हैं कि वो कोप कर सकती है। पेल्पेशन करूँगी टेंडरनेस और स्वेलिंग के लिए, ठीक है, इधर भी स्वेलिंग ब्रूजिंग, तो यहाँ पे टेंडरनेस भी ऐड हो गया, टेंडरनेस और स्वेलिंग। तो 6 चीज़ें देखनी होती है जनाब। सबसे पहले जाओ उसके पास जाओगे, ऑब्जर्व करोगे, उसे एक्टिव रेजिस्टेड कराओगे, फिर आप उसे पैसिव कराओगे, पैसिव के बाद उस पर स्ट्रेस टेस्ट कराओगे, फिर फंक्शनल कराओगे, और फिर पेल्पेट करोगे। ऑब्जर्व के अंदर हमने सब डॉक्टर देखा था, एस से स्वेलिंग देखा था, बी से ब्रूजिंग देखा था, और डी से हमने डिफॉर्मिटीज़ देखा था, और अल्टरनेशन इन वेट बेरिंग देखा। एक्टिव फॉर मूवमेंट में हमने उसकी रेंज ऑफ मोशन, लोकेशन ऑफ पेन और क्वांटिटी देखी थी। वैसे में भी हमने उसकी रेंज ऑफ मोशन, क्वांटिटी और लोकेशन ऑफ पेन के अलावा एंड फील देखी थी। स्ट्रेस टेस्ट में हमने क्या किया, हमने देखा ओके लिगामेंट्स की इंटेग्रिटी क्या है, क्या खास रेंज ऑफ मोशन और पेन किस तरह से है। फंक्शनल टेस्ट में हमने उसे टास्क दे दिया, रन करते हुए, चेंज इन डायरेक्शन, वॉक करते हुए, कि इस दौरान एंकल उसको कैसे कॉप करती है। पेल्पेट करते हुए टेंडेंस और स्वेलिंग पता चल जाएगी। तो ये हमारे पास जो ये वाला सवाल है दैट इज डन। अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सो लेट्स कट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें इसने बताया हुआ जनाब आपको क्या हुआ, डायरेक्ट कोलिजन हुई है नी की, फुटबॉल खेलते हुए सडन पॉपिंग सेंसेशन उसको नी में फील हुई है, जिसके बाद उससे उसको पेन, स्वेलिंग और रेंज ऑफ मोशन उसकी लॉस हो गई है। तो आपने वी मेड हिम टू गिव अवे विद वेट बेरिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, अब डायग्नोसिस क्या है, जब आपका गिव अवे आ रहा है, ठीक है, जो मोस्ट कॉमनली डायरेक्ट कोलिजन ऑफ नी से डैमेज होता है और सडन पॉपिंग साउंड आती है,
कोई ना कोई हमारा लिगामेंट इंजर हुआ, और इस केस में हमारे पास जो लिगामेंट इंजर हुआ है डैट इज़ ACL इंजरी। फिजिकल एग्जामिनेशन ACL के लिए क्या होता है, लैकमैन टेस्ट होता है। लैकमैन टेस्ट होता है, आप ना उसको थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा हल्का सा अबडक्ट करते हो और थोड़ा सा रेज करते हो, यहाँ से आप उसे ग्रैब कर लेते हो, यहाँ से ग्रैब कर लेते हो, ठीक है, और आप क्या करते हो, उसे ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हो, यानी टिबिया को फीमर आपने कर ली, इसे स्टैग्नेंट रख लिया, ठीक है, फीमर को स्टैग्नेंट रख लिया, और इसके ऊपर आप टिबिया को खींचते हो ऊपर की तरफ। जैसे टिबिया ऊपर की तरफ करते हो तो आपको एक गिव अवे मिलता है कि यार जब आपका ACL डैमेज होता है ना तो आसानी से ऊपर आ जाता है, तो ये लैकमैन टेस्ट पॉजिटिव हो जाता है। इस तरह एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट ये होता है, आपको पता है कि आप यूँ पाँव पे यूँ करके बैठ जाओ, इसको ये लेटा ही होगा, ठीक है, यहाँ बैठ गए और आपने ना इसी तरीके से इसको आगे पुल किया दोनों हाथों से इसको, तो ये जनाब आगे आ रही है। तो इंटीरियर ड्रॉ टेस्ट ये होता है। पिवट शिफ्ट टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम टिबिया को और फीमर के ऊपर ना यूँ पिवट कराते हैं, ठीक है, पिवट करा के हम उसको चेक करते हैं, तब भी हमें इस तरह से वो ढीला सा होता है, लेग्जिटी होती है, पॉजिटिव हो जाता है। पोस्टीरियर ड्रॉ टेस्ट में पीछे ले जाते हो, PCL को चेक करते हो, वेल्गस और वेरस टेस्ट देते हो, ठीक है, वेल्गस वेरस पोजीशन बना के हम टेस्ट देते हैं। तो हमारे पास टेस्ट क्या थे, इंटीरियर ड्रॉ टेस्ट, पोस्टीरियर ड्रॉ टेस्ट, ठीक है, लैकमैन, पिवट और वेल्गस वेरस स्ट्रेस टेस्ट। एक हमारे पास स्ट्रेस टेस्ट है, एक हमारे पास शिफ्ट टेस्ट है। पिवट शिफ्ट है और वेल्गस वेरस स्ट्रेस टेस्ट है, और उसके अलावा लैकमैन टेस्ट है, उसके अलावा इंटीरियर पोस्टीरियर ड्रॉ टेस्ट है। फिजियोथेरेपी इंटरवेंशन क्या पूछी हुई है, हमारे पास आपको पता है 3 फेजेज होते हैं। हमारे पास सबसे पहला जो फेज़ होता है डैट इज़ हमारे पास अर्ली फेज़ होता है, फिर इंटरमीडिएट फेज़ होता है, फिर रिटर्न टू स्पॉट फेज़ होता है। पहला 2 हफ्तों तक के लिए, फिर 2 से 6 हफ्तों तक के लिए, फिर महीनों की बात है, 3 से 6 महीने की बात है। 2 हफ्ते, 2 से 6 हफ्ते और 3 से 6 महीने अर्ली, इंटरमीडिएट और रिटर्न टू स्पॉट फेज़ होता है, ठीक है। अर्ली फेज़ की हम पहले बात करते हैं। अर्ली फेज़ के अंदर हमारे पास 4 गोल्स हैं बड़े। 4 गोल्स में सबसे पहले ये है, जो उसका दर्द और स्वेलिंग है उसे जितनी हद तक कम किया जाए, उसकी जो हीलिंग हो रही है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, उसकी रिस्टोर पैसिव रेंज ऑफ मोशन, पैसिवली उसकी रेंज ऑफ मोशन को कुछ ना कुछ रिस्टोर किया जाए और उसके कॉर्ड्स को एक्टिव किया जाए। इस दौरान सबसे पहले आप उसे जो राइस मैकेनिज्म है ना उसमें आप क्या करते हो, उसे क्रायो अप्लाई करते हो। उसके अलावा उसकी रेंज ऑफ मोशन आपने ठीक करनी, तो रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करते हो, ठीक है। कॉर्ड्स को एक्टिवेट करना है तो कॉर्डिसेप एक्टिवेशन के लिए जो सेटिंग कराते हो, कॉर्डिसेप एक्टिवेशन, कॉर्डिसेप सेटिंग एक्सरसाइजेस जो कि आइसोमेट्रिक से स्टार्ट करते हो और पटेला को मोबिलाइज करते हो, ठीक हो गया। नेक्स्ट इंटरमीडिएट आता है जिसमें आप अब उसकी जो रेंज ऑफ मोशन आपने रिस्टोर किया है उसको मजीद बढ़ाते हो, उसकी जो कॉर्ड्स का एक्टिवेट किया है उसकी मसल स्ट्रेंथ की तरफ ले जाते हो और इन्हांस करते हो उसका न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल, तो न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल को बेहतर करते हो और वेट बेयरिंग की तरफ ले जाते हो, गेट मोबिलाइजेशन को प्रमोट करते हो। अब रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज़ करनी है तो प्रोग्रेसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस को, मसल स्ट्रेंथ करनी है तो आपने मसल स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस करनी है, और आपने न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल, वेट बेयरिंग और गेट नॉर्मलाइजेशन को करना है। तो स्टार्ट करोगे पहले क्लोज काइनेटिक चेन से, ठीक है। क्लोज काइनेटिक चेन आपको पता है कि जैसे मैं कहती हूँ कि यार ये बंदा लेटा हुआ है, ये बाइसेप कर रहा है, ठीक है, ये इसके बाजू है और ये इसकी टांग है, तो ये उसके हाथ है, ठीक है, ये यहाँ पे यूँ है पर ये बाइसेप कर रहा है। तो अब जब आप बाइसेप करते हो ना आपका प्रॉक्सिमल और डिस्टल दोनों तरफ से बंद हो जाता है, तो इस ऊपर नीचे आप कर रहे हो तो डायरेक्ट जो ना होता है इसे क्लोज्ड चेन कहते हैं। क्लोज चेन बताया, ज़रूरी नहीं इसमें करोगे क्योंकि हैवी एक्सरसाइज है, इसको छोड़ो। अब क्लोज चेन समझ आ गया। तो मिनी स्क्वाट्स जो होते हैं, ठीक है, और लेग प्रेस होते हैं और जो स्टेप अप्स होते हैं, ये हमारे क्लोज चेन काइनेटिक चेन में जो इस बंदे के लिए कराएंगे, ठीक है। ओपन काइनेटिक चेन में क्या होता है, विद क्वेश्चन कराते हो, क्योंकि ओपन काइनेटिक चेन में जैसे आप उठाया हुआ है, आपने हाथ में डंबल पकड़ा हुआ है, ठीक है, ये एग्जाम्पल देंगे इसकी, डंबल पकड़ा हुआ है और डंबल से आप क्या करो, बंद और खोलो, बंद खोल रहे हो, तो आपका ये देखो अटैच नहीं है, ये ओपन है। तो ओपन काइनेटिक चेन को ख्याल से करना होता है, जैसे शॉर्ट आर्क क्वाड्रिसेप्स हो गए हमारे। गेट ट्रेनिंग करानी है और बैलेंस और प्रोप्रियोसेप्शन करानी है। जब गेट कराना है तो गेट ट्रेनिंग कराओगे, ठीक है, और गेट के दौरान बैलेंस चाहिए होता है, बैलेंस और प्रोप्रियोसेप्शन कराओगे। क्लोज चेन, ओपन चेन कराओगे, स्ट्रेंथनिंग कराओगे, रेंज ऑफ मोशन कराओगे। रेंज ऑफ मोशन बढ़ानी थी तो रेंज ऑफ मोशन, स्ट्रेंथनिंग करानी थी स्ट्रेंथनिंग, तो 2 तरह की क्लोज चेन ओपन चेन करोगे, ओपन चेन ख्याल से करोगे। उसके अलावा गेट को ठीक करना था तो गेट, और गेट के दौरान बैलेंस और प्रोप्रियोसेप्शन का ख्याल रखा जाता है। रिटर्न टू स्पोर्ट में क्या करते हैं, रिटर्न टू स्पोर्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं ऑप्टिमल स्ट्रेंथ, पावर और इंड्योरेंस को। अब आपने वो जो सारी हमारी मसल्स की चीज़ें हैं, पावर ले आओ, स्ट्रेंथ ले आओ, इंड्योरेंस ले आओ, अब आप उसको यहाँ पे पकड़ के ले आओ रिटर्न टू स्पोर्ट में, क्योंकि तीनों चीज़ें चाहिए। और आपको भागना है, स्पोर्ट्स खेलनी है तो डायनामिक स्टेबिलिटी भी चाहिए, एजिलिटी भी चाहिए, तो ये दोनों भी बढ़ा दो और सेफ हो रिटर्न टू स्पोर्ट, ये दोबारा इंजर ना हो जाए, हाई लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ कर सके, क्योंकि स्पोर्ट्स के अंदर होता ही है। तो आप SPE स्ट्रेंथ, अपनी पावर और इंड्योरेंस लेके आओगे, रिटर्न टू स्पोर्ट को सेफ बनाओगे और हाई लेवल एक्टिविटीज़ के लिए तैयार करोगे और डायनामिक स्टेबिलिटी, एजिलिटी लाओगे। इसके लिए अब आप स्पोर्ट्स ग्राउंड पर ले जाओगे, उसे स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ड्रिल्स कराओगे और प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग कराओगे,
दैट्स ऑल। सिनेरियो क्या था, जनाब आया है, उसे पॉप साउंड भी लिया, उसे घुटने के ऊपर आके डायरेक्ट फुटबॉल ज़ोर से लगी और पॉप साउंड हुई, उसके बाद से उसकी रेंज ऑफ मोशन खलास ख़त्म, उसे पेन भी है, स्वेलिंग भी है और गिव वे भी कर रहा है। तो ये सब बताता है कि ओके यार कोई लिगामेंट डैमेज है और आगे से जो डैमेज होता है दैट इज़ ACL। वो हमें कैसे पता चलेगा, हम उसके टेस्ट करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन में, हम क्या करेंगे उसके टेस्ट करेंगे। टेस्ट फॉर असेसमेंट में हमने कहा 2 टेस्ट है, इंटीरियर ड्रॉ टेस्ट, पोस्टीरियर ड्रॉ टेस्ट। उसके अलावा हमने कहा एक शिफ्ट टेस्ट है, एक हमारे पास स्ट्रेस टेस्ट है। स्ट्रेस टेस्ट में वेरस वेल्गस आता है, शिफ्ट टेस्ट में पिवट शिफ्ट आता है और लैगमेंट टेस्ट आता है। ये सारे टेस्ट हो गए, ठीक है। हमारे पास 5 टेस्ट करने के बाद हम 3 फेजेस बताते हैं। पहले 2 हफ्ते तक के लिए 2 से 6 है, फिर हमारे पास 3 से 6 महीने अर्ली, इंटरमीडिएट और रिटर्न टू स्पोर्ट्स है। पहले के अंदर सिंपल पेन, उसकी स्वेलिंग, उसकी जो टिश्यू हील हो रहा है उसको प्रोटेक्ट करो, पैसिवली रेंज ऑफ मोशन कराओ और उसके कॉर्ड्स को एक्टिवेट करो, जिसके लिए हमने क्रायोथेरेपी वगैरह यूज़ किया, हमने रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस कॉर्ड्स के लिए, कॉर्ड एक्टिवेशन, कॉर्ड सेटिंग एक्सरसाइज के। इंटरमीडिएट के अंदर हमने उसकी रेंज ऑफ मोशन को मजीद बनाना है, स्ट्रेंथ की तरफ लेके जाना है, न्यूरोमस्कुलर और प्रोप्रियोसेप्टिव ट्रेनिंग और वेट बेरिंग और गेट की तरफ लेके जाना है। रेंज ऑफ मोशन के लिए प्रोग्रेसिव रेंज ऑफ मोशन, स्ट्रेंथनिंग, क्लोज चेन, ओपन चेन और गेट के लिए गेट ट्रेनिंग और बैलेंस और प्रोप्रियोसेप्शन करानी। रिटर्न टू स्पोर्ट के लिए हम स्पोर्ट्स में जाने, स्पोर्ट्स ग्राउंड में डायनेमिक होती है, एजिलिटी होती है, उसकी स्ट्रेंथ, पावर और एंड्योरेंस पे काम करना होता है और सेफली बनाना होता है रिटर्न टू स्पोर्ट। उसके लिए प्लायोमेट्रिक और स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ड्रिल्स कराओगे। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन नंबर 22 भी तैयार हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन 23 आता है। वो हमसे पूछा है मुझे बताओ ऑर्डर ऑफ टेस्ट फॉर टेस्टिंग फिटनेस ऑफ एथलीट। फिटनेस ऑफ एथलीट चेक करने के लिए हमारे पास होता है अस्मा, ये ऑर्डर है अस्मा। ए से एजिलिटी देखते हो, एस से स्पीड देखते हो, एम से मसल स्ट्रेंथ देखते हो, ठीक है, मसल स्ट्रेंथ देखते हो, एम से मसल की इंड्योरेंस देखते हो, ए से आप एरोबिक कैपेसिटी देखते हो, ठीक है। ए से क्या है एजिलिटी, एस से क्या है स्पीड, मसल स्ट्रेंथ, मसल इंड्योरेंस और आप क्या देखते हो एरोबिक कैपेसिटी देखते हो। तो ये हमारे ऑर्डर्स में टेस्ट है। अस्मा बाजी याद रहेगी आपको, एजिलिटी, स्पीड, मसल की स्ट्रेंथ, मसल की इंड्योरेंस और एरोबिक कैपेसिटी, ये हो गया, ये ए पार्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है, वो पूछे मुझे स्प्रिंट और हॉप टेस्ट बताओ। ये हमारे पास आई थिंक चैप्टर 3 है ना, जिसके अंदर, हाँ चैप्टर 3 है, जिसके अंदर हमें ये सारे टेस्ट वगैरह गिवन है पड़े, ठीक है, वहाँ से सबका गिवन है। लेकिन इसने हमसे क्या पूछा, मुझे स्प्रिंट और हॉप टेस्ट के बारे में बताओ। स्प्रिंट का आपको पता है सीधे सीधा भागना होता है, हॉप क्या होता है जंपिंग करनी होती है, अब हॉप में भी फर्दर आती हैं, ये चारों आती हैं, ठीक है। स्प्रिंट टेस्ट होता है आप भागते हो, मैं आपको ना एक पॉइंट देती हूँ, मैं कहती हूँ यार ये डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक आपने जाना है, मतलब या मैं कहती हूँ इतना भागना है, मैं आपको ना बना देती हूँ कि यार मुझे ना 40 मीटर का भाग के दिखाना है, ठीक है। अब 40 मीटर के इसमें जैसे आप 20 मीटर पे जाते हो, ठीक है, जब जो ये 40 है ना, तो 40 का आधा ही बनाते हैं, तो ये 0 से 20 था और ये 20 से 40 है, तो ये मेरे 3 पॉइंट्स बन गए। स्टार्ट पॉइंट पे आप भागने लगे हो, आपकी क्या स्पीड है मैं नोटिस करूँगी, आप दरमियान में पहुँचो बिल्कुल सेंटर में, मैं कहती हूँ यार बंदा भागता भागता उसका कुछ तो चेंज हुआ होगा, यहाँ पे क्या है, और फिर एंड पे आते आते कोई तो और हालत होगी, तो ये क्या है, तो इसको देखना है, इसमें स्प्रिंट टेस्ट होता है। अब इसको जल्दी से देख लेते हैं। और भाई मैंने तो फिज़िक्स में पढ़ा, हमारी डिफरेंट किताबें थी, आपकी डिफरेंट हो सकती हैं, अगर आप पंजाब वाले हो या आपने ऑक्सफोर्ड और इन सब का वाले हो या जैसे हो, माइट भी आप लोगों ने पढ़ा हो, बिकॉज साइंस है सेम एवरीवेयर, ठीक है। इसमें हमारे पास ना स्टॉप वॉच वाले हमारे होते हैं, और आपने बल्गर अलार्म्स का देखा होगा, जिसमें हमारे पास लाइट होती है, तो जैसे ही वो बंदा इस चीज़ को ब्रेक करता है, या उसके ये इधर एक लगा होता है, इधर एक लगा होता है, जैसे ही ये लाइट यहाँ से पास करी होती है, समझो लाइट या बीम, किसी भी चीज़ की बीम पास करी, बेशक आपको नज़र नहीं आ रही, जैसे मूवीज़ में देखा है वो बीम होती है लेकिन इनविजिबल होती है, हमें नज़र नहीं आती काइंड ऑफ। तो जैसे ही उसको ब्रेक करता है ना, वो स्टॉप वॉच यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, जैसे वो सेंटर में जाता है वो एक लैप रिकॉर्ड कर लेती है, फिर जैसे आप जाते हो वो फ़ौरन ही रुक जाती है। तो ये ज़्यादा एक्यूरेट होती है बजाय कि एक बंदे के हाथ में स्टॉप वॉच हो कि वो स्टार्ट करे, ओके यहाँ तक पहुँचे, फिर वो स्टार्ट करे। इसमें ह्यूमन एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि हो सकता है उसने किसी तरह से डिले कर दिया, पहले ना पहुँचो, आपका पहले हाथ दब गया हो। तो ये वाले जो सिस्टम होते हैं ना, थोड़ा इसी तरह के सिस्टम ना, इसने गेट्स वगैरह की यहीं पर बात की होगी। अब हम इसको देखते हैं। अ टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 3 स्प्रिंट्स फ्रॉम आ स्टैंडिंग स्टार्ट, ठीक है, मैंने आपको बताया था स्टार्ट पे 3 स्प्रिंट्स में आप डिवाइड करते हो टेस्ट को, इधर इधर इधर। स्टैंडिंग स्टार्ट पे with full recovery between the runs, the best time is always taken. Some researchers take average of 3. वो क्या करते हैं, average of 3 ले लेते हैं। Starting position, height of the timing gates. अब वो जो हाइट है ना टाइमिंग गेट्स की, वो यहाँ पे लगी हुई है कि वो इसको जैसे पास करेगा, जैसे आप रस्सा लेके खड़े हो, समझो इधर रस्सा इधर रस्सा इधर रस्सा है, वो टाइमिंग गेट को ऐसे समझ लो। हाइट ऑफ द टाइमिंग गेट ऑल्सो नीड टू बी स्टैंडर्डाइज। क्यों स्टैंडर्डाइज करना मैं बाद में बताती हूँ। 40 मीटर स्प्रिंट टेस्ट करते हो विद एडिशनल टाइमिंग गेट एट 20, क्योंकि शुरू पे लगाते हो एक एंड पे
पे लगाते हो, लेकिन दरमियान में एक 20 पे भी, दरमियान में यहाँ पे भी जाके आपने लगा लिया। गिविंग यूजफुल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऑन एथलीट्स इनिशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे आपको सारी एक्सेलरेशन का पता चलेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन आपको पता है कि आपकी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम होता है, ठीक है। तो वेलोसिटीज़ ना विद इन चेंज हो रही थी। जब आप शुरू में भाग रहे थे आपकी स्पीड माइट भी अभी अपने पकड़ना शुरू की थी, आहिस्ता 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 पीक पे गई थी, ज़्यादा हुई थी, फिर आप यहाँ पे पहुँचा, आपको अब यहाँ से डिक्लाइन आना शुरू हो गया, आहिस्ता 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 डिक्लाइन आ गया, फिर आपने यहाँ बीच में दोबारा स्पीड पकड़ के मुझे ख़त्म करना है, लेकिन यहाँ आते आते डिक्लाइन हो गई। तो यहाँ डिफरेंट वेलोसिटीज़ थी, यहाँ पे रास्ते में जितनी वेलोसिटीज़ आई वो डिफरेंट है बड़ी, तो ये इसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। 3 स्प्रिंट्स हैं, एक स्टैंडिंग स्टार्ट होता है, एक एंड होता है, फुल रिकवरी बिटवीन द रन्स है, बेस्ट टाइम हमेशा टेकन किया जाता है। इसके लिए हमने टाइमिंग गेट लगाया है। टाइमिंग गेट क्या होता है? टाइमिंग गेट समझो ये रसा है, एक छोटी कद का बंदा है, एक बड़ी कद का बंदा है। अब उसका पेल्विस जो है बड़ा हो सकता है, वो खड़े हुए उसको पहले ही एक्टिवेट हो गया, यहाँ पर उसे पता नहीं चला, खड़ा यहाँ पहले ही ठहरा था और टाइमिंग गेट से पहले ही उसका एक्टिवेट हो गया और रन अभी उसने स्टार्ट ही किया था, सिर्फ आगे झुकने की वजह से जल्दी स्टार्ट हो गया। या एक जो छोटी कद का है, ठीक है, इस तरह से ना आपको स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है बड़े क्लास से छोटे क्लास से, क्योंकि आपने गेट तो सबके लिए लगाया होता है। खैर यही बात है तो फजूल सी, लेकिन कुछ लोग हो सकते हैं कंफ्यूज हो, तो उनको समझाने के लिए। हॉप टेस्ट 4 तरह का है, सिंगल हॉप, ट्रिपल हॉप, क्रॉस ओवर हॉप फॉर डिस्टेंस और 6 मीटर हॉप फॉर डिस्टेंस। सिंगल हॉप ये है कि जनाब यहाँ ठहरो, आपने एक जंप लगाया, ठीक है, हो गया, और आपने इसके दरमियान कितना डिस्टेंस कवर किया वो मैं देख लूँगी। ट्रिपल हॉप होता है कि मैं आपको कहती हूँ 3 बार जंप करो, आपने कितना डिस्टेंस कवर किया वो मैं देख लूँगी। क्रॉस ओवर हॉप होता है एक दरमियान में से रस्सी लगा लो, जो कुछ भी रोप वगैरह लगा लो, आप यहाँ पे हो, आपने यहाँ से स्टार्ट किया, अब यहाँ जो बंदा ठहरा होगा उसका ये राइट है, ठीक है, ये राइट है और ये लेफ़्ट है। राइट से स्टार्ट किया तो पहले लेफ़्ट पे जंप करेगा, फिर राइट पे, फिर ये। अब ये क्या है? उसका क्रॉस ओवर हॉप फॉर डिस्टेंस है, ये उसने कर लिया। कि फिर मैं आपको ना एक डिस्टेंस दे देती हूँ, यार ये 6 मीटर है, इसमें अब एक बंदा 6 बार हॉप करके जाए, एक बंदा 3 बार हॉप करके जाए, उसका वो है। बस मैंने टाइम दे दिया है कि आपने डिस्टेंस कवर करना है, और ये बंदा अब ए पर्सन है और बी पर्सन है। ए पर्सन ने 4 हॉप्स किए और उसने उसको कवर किया है समझो 5 सेकंड में, और दूसरे वाले ने उसको 3 हॉप्स किए और कवर किया है 3 सेकंड में, ठीक है, 6 मीटर डिस्टेंस, मिसाल के तौर पे ऐसे ही। तो नंबर ऑफ क्या है? सिंगल हॉप, ट्रिपल हॉप, क्रॉस ओवर हॉप, 6 मीटर हॉप फॉर टाइम। ये सारे टाइम, ये आखिरी वाला सिर्फ टाइम के लिए, इसमें आपको डिस्टेंस दिया होता है। इसमें हम लोग कहते हैं कि आप एक हॉप, मैं आपको हॉप बताऊंगी कि आप कितने करोगे, उसमें मैं देखूंगी आपने कितना डिस्टेंस कवर किया। हो सकता है एक ने जंप किया उसने 2 मीटर कवर किया, एक ने जंप किया उसने 2.6 मीटर कवर किया, कुछ भी ना। तो दे आर प्राइमरी डेवलप टू असेस पावर बेस्ड परफॉर्मेंस। ये केस को चेक करने के लिए पावर बेस्ड, दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पावर बेस्ड को चेक करने के लिए होता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स होती हैं, बट आर नाउ कॉमनली इन क्लिनिकल एनवायरनमेंट टू असेस मॉनिटर रिहैबिलिटेशन फॉर लोअर लिम्ब इंजरी। लोअर लिम्ब इंजरी की रिहैब को देखने के लिए भी यूज़ की जाती हैं। दूसरा यूज़ पता चल गया। उसके अलावा एज लॉन्ग विद द परफॉर्मेंस मैयर्स ऑब्टेन ड्यूरिंग दीज टेस्ट, आपको परफॉर्मेंस मैयर पता चलती है, इंटेंसिव काइनेमेटिक एवेल्यूएशन पता चलती है, टास्क वगैरह की, और एडिशनल फैक्टर्स आपको पता चलते हैं। नी इंजरी, इफ पोर लोअर लिम्ब कंट्रोल है, लैंडिंग मैकेनिक्स आइडेंटिफाई करनी होती है। एडिशनल बेनिफिट ऑफ टेस्ट होता है, वो डिटरमिन करता है, बायलैटरल सिमेट्री मॉनिटर करता है इन परफॉर्मेंस एंड न्यूरोमस्कुलर पोस्ट कंट्रोल। अच्छा, इसने इसमें कुछ भी नहीं बताया इसके रिलेटेड, लेकिन मैंने आपको बता दिया होगी डायग्राम के लिहाज से वो जो चीज़ें लिखी हुई, सिंगल हॉप, ट्रिपल हॉप, क्रॉस ओवर हॉप और 6 मीटर हॉप फॉर डिस्टेंस हो गया। इसने बताया जनाब इसमें पावर चेक करने के लिए यूज़ होता है। उसके अलावा आजकल ये हमारी उसमें यूज़ होता है, परफॉर्मेंस मेजर करने में यूज़ होता है, जिसमें हम उनकी एजिलिटी, एबिलिटी, बायलैटरल सिमेट्री और उसकी लैंडिंग वगैरह इन सबको चेक करने के लिए यूज़ करते हैं, न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल वगैरह। तो इस तरह की थोड़ी बहुत कहानियाँ हम भी लिख देंगे। तो ये हमारा हो गया। तो सबसे पहले इसने हमें अस्मा पूछी कि जनाब के मुझे बताओ फिटनेस ऑफ एथलीट को चेक करने के लिए क्या होती है अस्मा। ए से हमने कहा है एजिलिटी, ए से हमने कहा स्पीड, हमने कहा मसल स्ट्रेंथ, मसल इंड्योरेंस, और हमने कहा है एरोबिक कैपेसिटी, ए से अस्मा, ठीक है। अब अस्मा होगी, और उसके अलावा उसने स्प्रिंट टेस्ट, स्प्रिंट में हमने कहा है कि हम उसे 3 लेवल्स बनाते हैं, और उसके अलावा हमने ख्याल करना है कि टाइमिंग जो गेट की हाइट है उसको आप स्टैंडर्डाइज कर दो। और बुक के अंदर थोड़ी इस तरह की बातें लिखी हुई जो मैंने आपको बताई है कि जनाब वो टाइमिंग गेट से क्या हो सकता है, किसी का पहले ऊपर किसी का नीचे जल्दी स्टार्ट हो जाए वो। खैर कुछ एवरेज ऑफ 3 लेते हो और बेस्ट टाइम लेते हो इनका एक्सेलरेशन वगैरह को मेजर करने के लिए 40 मिनट स्प्रिंट को आप डिवाइड कर देते हो, ताकि आप हर लेवल पे मजीद आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल सके एथलीट के बारे में। हॉप टेस्ट में हमने कहा 4 तरह के होते हैं, सिंगल हॉप, ट्रिपल हॉप, क्रॉस ओवर हॉप और 6 मीटर हॉप फॉर टाइम है। ये बाकी सारे फॉर डिस्टेंस है, ये टाइम का बस ये यूनिक बात है। और उसके अलावा हमने कहा ये पावर बेस्ड परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए होता है, क्लिनिकल एनवायरनमेंट्स में यूज़ होता है ताकि रिहैबिलिटेशन ऑफ लोअर इंजरी को चेक किया जा सके। उसके अलावा एडिशनल ये नी की इंजरी को चेक करने के लिए, लैंडिंग मैकेनिज्म को चेक करने के लिए, लोअर लिम्ब कंट्रोल के लिए, बायलैटरल सिमेट्री को चेक करने के लिए, और न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल पोस्ट इंजरी को चेक करने के लिए यूज़ होता है। तो खैर ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 23 भी डन हो गया।
अब 24 देखते हैं। 24 के अंदर हमारे पास है कि मुझे बताओ कि वाइटल रोल थेरेपिस्ट का क्या है इन प्रिवेंटिंग इन ट्रीटिंग इंजरीज टू स्केलेटल मसल, यू शुड ऑलवेज कंसीडर फॉर मसल हीलिंग एंड रिहेबिलिटेशन। तो वाइटल रोल क्या है हमारे उसका रिहेबिलिटेशन के अंदर स्केलेटल मसल को इंजरीज को ट्रीट करने में। तो रिहेबिलिटेशन क्या भाई क्यों ज़रूरी है? फॉलोइंग आर द सेम पॉइंट्स टू कंसीडर मसल हीलिंग एंड रिहेबिलिटेशन। सबसे पहले हमारे पास आता है राइज प्रोटोकॉल। इसको इम्प्लीमेंट किया जाना है जितना जल्दी पॉसिबल हो सके। अर्ली मोबिलाइजेशन और वेट बेरिंग को भी इंकरेज करना चाहिए। स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज स्टार्ट कर देनी चाहिए जैसे पेन फ्री रेंज के अंदर जितना जल्दी हो। राइज को जितना जल्दी शुरू कर लो, अर्ली मोबिलाइजेशन वेट बेरिंग को, स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग को पेन फ्री रेंज के अंदर। फिर हमारे पास आता है डैट कि फिटनेस एंड कंडीशनिंग ऑफ द एथलीट्स। ठीक है, फिटनेस एंड कंडीशनिंग ऑफ एथलीट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड अर्ली रिहैब प्रोग्राम विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द इंजरी। फिटनेस और कंडीशनिंग पे चले जाओ। स्पेसिफिसिटी और फंक्शनल फिटनेस टेस्ट ये इंपेरेटिव होते हैं ताकि एथलीट को दोबारा स्पोर्ट्स की तरफ लेके जा सकें। ठीक है जनाब, 5 पॉइंट्स हैं पहले था प्राइस, अर्ली मोबिलाइजेशन, स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेंथनिंग। प्राइस, अर्ली मोबिलाइजेशन, स्ट्रेंथनिंग एंड यहाँ से पैस हो गया। प्राइस प्रोटोकॉल, अर्ली मोबिलाइजेशन एंड वेट बेरिंग, और ऐसे हमने कहा स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेंथनिंग। और नेक्स्ट में हमारे पास है परा FS, फिटनेस एंड कंडीशनिंग ऑफ एथलीट, और स्पेसिफिसिटी एंड फंक्शनल फिटनेस। FC और SF है बेसिकली। FC फंक्शनल कंडीशनिंग और SF है स्पेसिफिसिटी एंड फंक्शनल फिटनेस। ये हमारे पॉइंट्स हो गए। ठीक है, आगे हम बना लेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 भी हो गया। 25 जल्दी से देखते हैं। 25 में हमारे पास एक सिनेरियो दिया हुआ जनाब, एक लेफ्ट हैंडेड हमारे पास टेनिस कोच है पड़ा जो कि कंप्लेन करता है इंक्रीज इन लेफ्ट शोल्डर सर्विंग के अंदर। कोच है जब वो सर्व कराता है उसको अपने लेफ्ट बाजू में दर्द होता है, एंटीरियर सुपीरियर रिस्पेक्टिव ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट के ऊपर। इंटेंसिटी जो है वो कंटिन्यू उसका दर्द बढ़ जाता है जैसे वो ओवरहेड मूव करता जाता है। रिसेंटली उसको ओवरहेड एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया है। रेजिस्टेड टेस्ट ने पेन को मज़ीद बढ़ाया ऑन एम्प्टी कैन पे। तो एम्प्टी कैन पे आपकी मसल जो इन्वॉल्व होता है उसको माइंड में रखो। फुल कैन टेस्ट पे पहले सेट हो गया, पेन रेंजेस उसकी नॉर्मल है लेकिन एक्सरे नेविगेशन भी नॉर्मल है। ट्रीटमेंट डायग्नोसिस क्या है? क्योंकि सिर्फ ओवरहेड में आता है तो ओवरहेड में हम ये कह सकते हैं कि यार इसकी जो कोई जगह है ना वो कंप्रेस हो रही है। तो लेट्स सी डायग्नोसिस क्या, इम्पेजमेंट सिंड्रोम, सबएक्रोमियल इम्पेजमेंट सिंड्रोम हो गया। वेरी गुड। ट्रीटमेंट क्या है? 3 फेजेस होते हैं, 1 2 3 वही फेजेस होते हैं। पहले ये कि पेशेंट को आप एजुकेट करो हर उसमें ना, पहले पेशेंट एजुकेट। थेरा की बुक थी ना वो उसी को माइंड में रखो। पेशेंट को एजुकेट किया जनाब, देखो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से तुम्हें दर्द होता है, तो तुम्हें इन चीज़ों को मॉडिफाई करना होगा, तुम्हें अपनी एक्टिविटी को ख्याल रखना होगा वरना तुम्हारा और वर्स हो जाएगा ठीक होने की बजाय। इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने क्लोज फाइबर मसाज और रेस्ट करवाएंगे हम। सॉफ्ट टिश्यू की इंटेग्रिटी के लिए पैसिव एक्टिव असिस्टेड सेल्फ असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन पे काम करेंगे। मल्टीपल एंगल सेटिंग प्रोटेक्ट करेंगे। स्टेबलाइजेशन। पेन कंट्रोल के लिए पेंडुलम एक्सरसाइजेज विदाउट वेट्स। ग्रेड 2 के जॉइंट डिस्ट्रक्शन या ऑसिलेटरी मूवमेंट करवाएंगे। स्पोर्ट रिलेटेड उसे रीजन में पोस्टल अवेयरनेस देंगे, देखो यूं बैठना नहीं है, करेक्ट स्ट्रैपिंग कराएंगे, टेपिंग कराएंगे और उसे टेक्टिक क्यूज़ वगैरह मिरर और उसके अंदर दिखाएंगे देखो ये चीज़ें हैं, और रिपीटेटिव रिमाइंडर्स और प्रैक्टिस कराएंगे। करेक्ट पोस्चर की बार बार रिमाइंडर्स होंगे उसके। फेज़ 2 के अंदर भी हमने दोबारा पेशेंट को एजुकेट करना है, देखो अब तुम्हारी हो गई है हीलिंग स्टार्ट, तो हीलिंग ऐसा कुछ नहीं करना जो हीलिंग को कर दे डिस्टर्ब। होम एक्सरसाइजेज पे हम उसे प्रोग्रेस करवा देंगे। स्ट्रॉन्ग मोबाइल टिश्यू को लेके आएंगे, वही क्रॉस फाइबर मसाज था, यहाँ क्रॉस फाइबर फ्रिक्शन मसाज आ जाएगा। इसमें हल्की से स्ट्रेचिंग होगी, आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन होंगे, ये भी डिपेंड करता है उसकी किस हद तक हीलिंग हुई है। मॉडिफाई कर देंगे जॉइंट ट्रैकिंग यानी कि MWM कराएंगे ताकि उसकी रेनफोर्स कर सके फुल मूवमेंट को। लेंथ स्ट्रेंथ कराएंगे, स्ट्रेच कराएंगे, शॉर्ट एंड मसल्स को स्ट्रेंथनिंग कराएंगे जो हमारे वीक एंड मसल्स हैं पर स्ट्रेंथ और रोटेटर का मसल्स वगैरह। मसल स्टेबलाइजेशन की तरफ लेके जाएंगे, आइसोमेट्रिक, ओपन चेन, क्लोज चेन, स्केपुलर, ग्लिनोह्यूमरल, रिपीटेटिव मूवमेंट्स, ये वो सब सारे नाम लिख दो यहाँ। प्रोग्रेस कर देंगे शोल्डर फंक्शन को, अब जो उसकी फंक्शनल मूवमेंट्स हैं बड़ी उनको इंक्रीज़ किया, रिपीटेटिव मूवमेंट्स लेके आए, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन कराइए। फेज़ 3 के अंदर इंड्योरेंस को मजीद बढ़ाएंगे, रिपीटेटिव लोडिंग करा के उसकी टाइमिंग फ्रीक्वेंसी सबको इन्हांस कर देंगे। ये चीज़ हो जाएगी। क्विक मोटर रिस्पांस में हम उसका डेवलप करेंगे, क्विक मोटर रिस्पांस ताकि जो भी स्ट्रेस है बड़ा टू इम्पोज स्ट्रेस उसकी स्टेबिलिटी वगैरह एक्सरसाइजेस कराएंगे ताकि स्पीड अच्छी हो, उसकी ट्रांजिशन अच्छी हो। प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग कराएंगे, ओपन और क्लोज चेन एक्सरसाइजेस कराएंगे। एंड लास्ट थर्ड में हमारे पास आता है डायटिस कि हम उसकी प्रोग्रेस करा देंगे फंक्शनल ट्रेनिंग को। फंक्शनल ट्रेनिंग इन सेंस के टाइमिंग और सीक्वेंस के लिहाज से इंसेंट्रिक ट्रेनिंग कराएंगे, मैक्सिमम लोड के साथ डिजाइड फंक्शनल एक्टिविटीज़ कराएंगे। सेफ्टी शुड बी इंड्योर। अच्छा, इसको ना आपने 2-3 बार पढ़ना है और उसके बाद आपके माइंड में जो चीज़ें
याद रह जाएंगी ना वही लिखनी है। देखो हमें पता है कि यार कि इसके अंदर होता क्या है बेसिकली। फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 फ़ेज़ 3 है। फ़ेज़ 1 के अंदर पेशेंट 5 पॉइंट्स है, फ़ेज़ 2 के अंदर 6 पॉइंट्स इसने लिखे हैं, इसके 3 पॉइंट्स लिखे हैं। तो इस तरह से आप हेडिंग्स को याद रख लो और बीच में जैसे भी आपको जो भी बातें याद हैं अपनी एप्लीकेशन के लिहाज से वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है पर जनाब हमारे पास एक सारा सिनेरियो है जिसका क्या लेटरल एस्पेक्ट ऑफ एल्बो के ऊपर फोन आर्म के ऊपर पेन है। ठीक है, रिस्ट और बैक और लेटरल एग्जामिनेशन से पता चला है रेजिस्टेड डोर्सीफ्लेक्शन ऑफ रिस्ट। डोर्सीफ्लेक्शन यानी कि यूँ रेजिस्टेड, अब आप एक्सटेंशन करते हो ना उस पर दर्द आता है। अब हमें पता है यार रेजिस्टेड एक्सटेंशन पे दर्द है बड़ा, तो इसका मतलब यार ये हमारे पास उसी का ही दर्द है सारा का सारा। एपिकॉन्डोलाइटिस लेटरल साइड के पे जा रहा है। एक्सटेंसर्स का मसला है, तो एक्सटेंसर की या तो टेंडिनोपैथी, इसलिए इसने ना क्लियर नहीं लिखा, तीनों सिनेरियो लिख दिया। टेनिस एल्बो भी लिख दिया, लेटरल एपिकॉन्डोलाइटिस भी लिख दिया, एक्सटेंसर टेंडिनोपैथी भी लिख दिया। फिजियोथेरेपी में यही है, पेन को ठीक करो, इन्फ्लेमेशन को ठीक करो, मसल को स्ट्रेंथन करो, फ्लेक्सिबिलिटी लाओ, फंक्शन रिकवरी करो, एजुकेशन एंड प्रिवेंशन करो। ये 7 पॉइंट्स हो गए। एक्यूट फेज और सब एक्यूट फेज की मैनेजमेंट। एक्यूट फेज में अंदर वही रेस्ट, एक्टिविटी मॉडिफिकेशन कराओ, क्रायो करो, अल्ट्रासाउंड करो, कोर्टिकोस्टेरॉइड करो, ट्रांसफर्स फ्रैक्शन मसाज करो। ठीक है, काइनेटिक चेंज ग्रेडियड एक्सरसाइजेस करो। सब एक्यूट और क्रॉनिक के लिए जो के स्टेजेस हैं तब आप स्ट्रेचिंग कराते हो, एक्सटेंसर स्ट्रेचेस विद रिस्ट फ्लेक्सर्स। स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग इधर स्टार्ट करते हो, इधर नहीं करते। मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट करवाते हो, इमीडिएट एबॉलिशमेंट ऑफ पेन, अर्गोनोमिक एडजस्टमेंट कराते हो, होम एक्सरसाइज प्रोग्राम करते हो। इसको भी 2-3 बार पढ़ लो, आपको इंशाल्लाह याद होगा। उसके अलावा ये जो टेस्ट वगैरह है बड़े जैसे आपको होता है मिडोसले टेस्ट, मेल्स टेस्ट, कोजेंस टेस्ट, रेजिस्टेड एक्सटेंशन और पैसिव फ्लेक्शन और एक्सटेंसर कार्पियर रिगैलिस ब्रेविस का टेंडन इसमें मेनली इन्वॉल्व होता है। ये हमारे पास है पड़ा ये लेटरल एपिकॉन्डोलाइटिस का कि इनके अंदर मेनली चीज़ क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये सारे जो पार्ट है ना ये एंड हो जाता है।